विराज, हमने अमन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है और उसने सब कुछ सच सच बता दिया है कि उस रात क्या हुआ और कैसे हुआ। अरे वाह, तो फिर एक काम करो, उस रिकॉर्ड की कॉपीज बनवा के आपस में बांट लो। और एक खास बात सुनिए, प्रियंका केस का असली अपराधी मैं नहीं, ये अमन है। आपका गवाह गवाह नहीं, मुजरिम है। देखो बेटी, सबसे पहले तो हम खुद आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमारे होते हुए हमारे किसी बेटी के साथ ऐसा अपराध हुआ है। इंस्पेक्टर हसीना मलिक। जी सर। लाडली का जो भी अपराधी है, उसके खिलाफ अब तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अपराधी एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। वो कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। आप मुझे सिर्फ उनका नाम बताइए। कल गरबा करते टाइम प्रियंका दीदी कितनी खुश थी। उनको क्या पता था कि कोई डेविल आके उनकी सारी खुशियां छीन लेगा। मैं तो कहता हूं डेविल्स के अगेंस्ट ना एक लॉ पास होना चाहिए जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर सीधा फांसी। और ये लॉ पास होना चाहिए अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये पनिशमेंट तो बात की बात है, पहले तो क्रिमिनल्स पकड़े जाने चाहिए। जब क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे तभी तो पनिशमेंट मिलेगी। एकदम करेक्ट बोला तूने दीदी, क्योंकि क्रिमिनल्स मोस्टली पकड़े नहीं जाते। डू यू नो द रीजन ये पकड़े क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि मोस्टली केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। हाँ, बट रिपोर्ट क्यों नहीं होते हैं? शुड फाइंड आउट द रीजन। आई नो द रीजन, और वो रीजन है डर, बदनामी का डर। ऐसे केसेस में लड़की और उसकी फैमिली को बदनामी का डर बहुत होता है। अगर लोग इस डर को पीछे छोड़ के आगे आएंगे, क्राइम्स की रिपोर्ट करेंगे, फिर आई एम श्योर ये क्राइम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। हाँ, और ये सो कॉल्ड बदनामी ना विक्टिम के साथ नहीं, कल्प्रिट और उसकी फैमिली के साथ होना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? होगा जब लोगों की सोच बदलेगी। लोगों की सोच कैसे बदलेगी? जब ये बात लोगों के दिल पे लगेगी। और ये बात दिल पे कैसे लगेगी? लगेगी खुशी, जब विक्टिम का दर्द और लोग भी फील कर पाएंगे। हाँ, बट दूसरे लोगों को विक्टिम का दर्द कैसे फील होगा? एक आइडिया है। क्या? हम लोग ना एक कैंपेन शुरू करेंगे, जस्टिस फॉर लाडली। ओके, बट ये लाडली मीन्स प्यारी। जैसे कि एक बेटी अपने पेरेंट्स के लिए लाडली होती है, एक सिस्टर अपने ब्रदर के लिए लाडली होती है, एक ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए लाडली होती है। वैसे आइडिया तो अच्छा है सर। और हम इस कैंपेन को ना सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे। विद्युत, तुम इस कैंपेन के लिए एक सोलफुल पोएम लिखो। श्योर खुशी, मैं पक्का लिखूंगा। और हम लड़के इस कैंपेन को डिजाइन करने की जिम्मेदारी लेंगे। और हम लड़के अभी के अभी ऐसे क्राइम्स के अगेंस्ट पब्लिक के रिएक्शन रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी लेते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यस, इस कैंपेन को ना हर एक इंसान के दिल तक पहुंचना चाहिए और इस कैंपेन का ऐसा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि वापस ऐसा कैंपेन करने की जरूरत ना पड़े। गॉट इट? बेटा, आज आपको डॉक्टर ने सॉफ्ट डाइट लेने बोला है, तो मैं आपके लिए सूप ले आऊं? या खिचड़ी ले आऊं? सिस्टर। यस बेटा। थोड़ा जहर ला दीजिए मेरे लिए। ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। मुझे बहुत घिन आ रही है। मुझे ना किसी से बात करनी है और ना ही किसी की बात सुननी है। बेटा ऐसे क्यों बोल रहे? मम्मी प्लीज।
चिंता लगी रहती है, और एक बाप होने के नाते तो हर वक्त चिंता लगी रहती है। और सबसे ज्यादा चिंता है ना तब होती है जब गुनगुन घर से बाहर होती है। अंतर सही बोल रहा है। पता नहीं कौन सा राक्षस कहाँ घात लगाए बैठा हो। मैंने डिसाइड कर लिया है, जब तक गुनगुन की शादी नहीं होती ना तब तक उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगा मैं। एक बार उसकी शादी हो गई फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पति की होगी और उसके ससुराल वालों की। लेकिन जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है ना तब तक मैं कोई भी ढील नहीं छोड़ूंगा इसमें। नहीं, बेटी को घर में कैद करके रखना जिम्मेदारी नहीं है हर्षद भाई, जिम्मेदारी कुछ और है। कैद करके रखने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा बेटों की सोच को सही करने से, उन्हें अच्छा इंसान बनाने से, उन्हें अच्छे संस्कार देने से। ये है असली जिम्मेदारी। जब बेटा अच्छा इंसान बनेगा ना तब कोई भी बेटी हो रात के 2 बजे भी अगर वो सुनसान सड़क पर चल रही होगी तो वो अच्छा बेटा उस बेटी को बाइज्जत उस बेटी के अपने घर छोड़कर आए, ना कि इस सिचुएशन का फायदा उठाएगा। राजू में समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आपकी बात सही है लेकिन मेरी बात भी तो गलत नहीं है ना। अभी दुनिया में करोड़ों बाप ऐसे हैं जिनको उनके बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, उनके बाप ने उनको अच्छा लड़का नहीं बनाया, तो फिर वो अपने बच्चों को कहां से अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा बेटा बनाएंगे? इसके लिए कोविड टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। कौन सा फॉर्मूला? ब्रेक द चेन। जैसे कोविड के वायरस की चेन ब्रेक करते थे ना, इसी तरह इस गंदी और बुरी सोच की चेन ब्रेक करनी होगी। और वो चेन तभी ब्रेक होगी जब हमारे बच्चों की सोच सही होगी। आपकी बात सही है महेश भाई, लेकिन मैं क्या बोलता था, अब बच्चों हम लोग जरा पर्सनल बात करें। आप लोग जाओ अंदर। नहीं हर्षद भाई, ये कोई पर्सनल बात नहीं है। इनफैक्ट ऐसी जो बातें हैं वो पब्लिकली होनी चाहिए, खासकर अपने टीनेज बच्चों के सामने। वो जिस उम्र में है ना वो मेक या ब्रेक वाली एज है। ऐसी बातें उनसे छुपानी नहीं चाहिए, दरअसल उन्हें बतानी चाहिए, क्योंकि जब इनसे खुल के बात होगी ना तभी इनके अंदर सही सोच डेवलप होगी, और जब सही सोच डेवलप होगी तभी अच्छा इंसान बनेंगे। आज हम उनसे एक बात छुपाएंगे ना हर्षद भाई, तो आगे चलकर न जाने वो हमसे कितनी बातें छुपाएंगे। यस हर्षद अंकल, डैडी सही कह रहे हैं। वो हमसे हर टॉपिक पे खुल के बात करते हैं, इसलिए हम दोनों उनसे बात करने आए। डैडी, प्रियंका दीदी के साथ जो हुआ उससे सिर्फ आप पेरेंट्स को शॉक नहीं लगा है, हमें भी शॉक लगा है। और इसलिए हमने इस सोसाइटी की सोच को बदलने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है। कैसी कैंपेन? जस्टिस फॉर लाडली। उसमें हम प्रियंका दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ ना पब्लिक को वो सब बताकर उनके रिएक्शंस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं। यस एंड हर्षद अंकल, इस इंसिडेंट पे विद्युत ने भी अपना रिएक्शन शेयर किया है
हाँ, ये कोई भाषण तो नहीं लिखा ना इसने? भाषण नहीं है अरशद अंकल, विद्युत ने एक कविता लिखी है। वाह। जिस देश में नारी को देवी सा पूजा जाता है, देख उसी के टूटे अस्तित्व को सर शर्म से झुक जाता है। जब जब बेटियां चौखट के बाहर कदम रखने से घबराती है, तब तब मानवता की सारी सफलताएं शून्य में मिल जाती है। सवाल मन में उठता है कि सूनी सड़कें उसे क्यों डराती है, अजनबी आंखें उसे क्यों दहलाती है, जो भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधे वो खुद असुरक्षित क्यों रह जाती है। ये सवाल है हर भाई हर बाप के लिए, ये सवाल है मेरे और आपके लिए। सिर्फ अफसोस जताना नहीं है, सिर्फ दुखी रह जाना नहीं है, इन सारे सवालों को मिलाकर हमें विरोध बनाना है, जस्टिस फॉर लाडली का डंका बजाना है। बहुत बढ़िया लिखा है विद्युत, दिल से लिखी हुई कविता दिल तक पहुंचती है। विद्युत, बेटा सच में बहुत अच्छा लिखा है। आज तक ना मैं अपने आप को अमीर समझता था, लेकिन इमोशन और संवेदनशीलता के मामले में ना मारो छोरो पारे से 100 गुना अमीर है, 100 गुना। बहुत अच्छा विद्युत, बहुत अच्छा। विद्युत, तुम्हारी कविता सुन के मेरे मन में एक आइडिया आया है। बहुत जल्द मैं तुम लोगों के जस्टिस फॉर लाडली कैंपेन के लिए अपना रिएक्शन अपलोड करूंगा। थैंक यू यार। क्या हुआ आंटी? वो प्रियंका अभी बात नहीं करना चाहती है, अकेले रहना चाहती है, इसलिए उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा तो बाहर आ गए। बात ये नहीं है कि प्रियंका मुझसे बात नहीं करना चाहती। जब वो बचपन में रूठ जाया करती थी ना, तब उसे मुझे मनाने के 1000 तरीके पता थे, लेकिन अब कोई तरीका ही नहीं सूझ रहा। आंटी, एक बार मैं प्रियंका से बात करके देखूं? प्लीज मम्मी, मुझे नहीं करनी है किसी से बात, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। तुझे अकेला छोड़ा, उस वजह से तो ये सब हुआ ना। एक बार गलती कर चुकी हो, दोबारा नहीं कर सकती।
वाला पकड़ा गया है। वो ऑटो वाले ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। मतलब वो लड़कों ने जो तुझे गाड़ी में बिठा कर लेकर गए, वो ये सब तुझे कैसे पता? वो ऑटो वाले ने हमें खुद बताया था। वो तो बहुत डर गया, शहर छोड़ के बाहर भाग रहा था, पर इंस्पेक्टर हसीना मलिक ने उसे पकड़ लिया और पीएफ ने उसे मुंबई भिजवा दिया। हसीना मलिक बहुत ही अच्छी और काबिल पुलिस इंस्पेक्टर है। आई नो वो उन लड़कों को भी जल्दी पकड़ लेगी, लेकिन इस सब का क्या फायदा? मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है, अब मैं इसको बदल भी नहीं सकती। जो तेरे साथ हुआ नहीं बदल सकता, हाँ, लेकिन उन लड़कियों की किस्मत जरूर बदल सकता है जिनके साथ फ्यूचर में वो क्रिमिनल्स गलत काम करने की सोचते हैं। कभी कभी हमारे जख्मों का इलाज ये भी होता है कि हमें जो दर्द हुआ ना दूसरों को ना हो, है ना? प्लीज पुलिस इंस्पेक्टर हसीना मलिक, मैडम सर से बात कर ले प्लीज। प्रियंका, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत की है, हम उन दोनों लड़कों को छोड़ेंगे नहीं। दो नहीं मैम, एक। दूसरे ने तो पहले वाले को रोकने की बहुत कोशिश की। मुझे किडनैप करके लेके जाने के लिए भी बहुत मना किया और मैंने भी रोकने की बहुत कोशिश की। जब उस राक्षस ने मेरे साथ प्रियंका, अगर हमारे बस में होता ना तो वो जिंदा नहीं होते, लेकिन कानून ने हमारे हाथ बांध रखे। लेकिन ये हमारा तुमसे वादा है, वो नहीं बचे। बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। मैडम सर, मैं देख रहा हूँ आप कब से शार्पनर और इरेजर को देखे जा रही हैं। आपके माइंड में कोई प्लान चल रहा है ना? प्लान नहीं है, बस एक थॉट है। सपोज कि ये वो रिक्शा है जिसमें प्रियंका थी और ये वो लग्जरी कार है जिसमें वो लड़के थे। ठीक है। अब अगर ये किसी सेक्लूडेड एरिया में पहुंचे हैं
तो क्या ये संभावना नहीं हो सकती कि 500 मीटर की दूरी पर जो दहीसर चेक नाका है, ये लग्जरी कार वहां से गुजरी हो? संभावना नहीं मैडम, 100% श्योर है उस गाड़ी ने चेक नाका क्रॉस किया होगा। तो अगर हम दहीसर चेक नाका का सीसीटीवी फुटेज निकाले 12 बजे से लेके 1 बजे तक का, क्योंकि घटना 12:30 बजे हुई है, राइट? जी। तो अगर हम उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज निकालें तो ये लग्जरी कार हमें दिखे। गॉट इट मैडम सर। 1 घंटे के अंदर अंदर 12 बजे से 1 बजे तक का फुटेज आपके टेबल पर होगा। गुड। सवा 12 और पौने 1 बजे के बीच में यहाँ से जितनी नीली लग्जरी कार्स पास हुई हैं उन सब के डिटेल्स चाहिए हमें। यस सर। सर ऐसे क्रिमिनल को पकड़वाने के लिए अगर हम कुछ और भी कर सकते हैं तो बताइएगा सर। जरूर। सर क्रिमिनल पकड़ा जाए ना तो उसको ऐसी सजा देना कि गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। ऑफ कोर्स। मैम पॉज कीजिए, वो देखिए नीली गाड़ी, लग्जरी कार है। सर वो क्या हुआ? वो 12:15 और पौने 1 के बीच में ऐसी तो कई नीली गाड़ियां पास हुई हैं, लेकिन लग्जरी नीली गाड़ी बस एक ही है। अरे ये तो अच्छी बात है, इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रही है? आई मीन हमारा काम तो आसान हो गया। लाइए इसके डिटेल्स लाइए। सर वो सरकारी गाड़ी है। सरकारी गाड़ी है? आप चेक कीजिए किसकी गाड़ी है, मालिक कौन है इसका? सर बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है। आप नाम बताइए। जी सर। हसीना मैम, बहुत देर हो चुकी है, अभी तक कॉल भी नहीं आया है। कमिश्नर सर को अभी तक तो कॉल कर देना चाहिए था ना। हेलो, जय हिंद सर। जी सर, हम जानते हैं कि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए हम सबसे पहले आपके पास आए। सर प्लीज बात सुनिए, हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं। पॉलिटिशियन की गाड़ी को ऑटो वाले और विक्टिम दोनों ने आइडेंटिफाई किया है। यहाँ तक कि पॉलिटिशियन के बेटे का चेहरा ये भी आइडेंटिफाई हो चुका है सर। नहीं सर, हम ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन हम आपसे गिरफ्तारी का वारंट नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ पूछताछ करने की परमिशन मांग रहे हैं। इतना तो आप। जी सर, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। क्या है ये? है क्या ये? आपके बेटे से पूछताछ करने का ऑर्डर है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया इंस्पेक्टर? कोई भी हरी गरी लड़की, राह चलती हुई लड़की मेरे बेटे के खिलाफ आरोप लगाएगी और तुम लोग आ जाओगे उससे पूछताछ करने के लिए। हटाओ इसको। तुम्हें तो पता ही होगा इंस्पेक्टर, इस तरह की 2 कौड़ी की लड़कियां पैसे ऐंठने के लिए इस तरह का खेल खेलती हैं। ऐसी लड़कियों पे उल्टा कंप्लेंट करना चाहिए। चलो मेरा कंप्लेंट लिखो। लिखो, ये 2 कौड़ी की लड़की, क्या नाम था इस लड़की का? इंस्पेक्टर साहिबा, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, क्या नाम है उस लड़की का? प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका बहुत सुंदर नाम है, उस लड़की पे सूट नहीं करेगा। तुम उस लड़की का नाम 2 कौड़ी की लड़की ही रखो। चलो लिखो, ये 2 कौड़ी की लड़की ने मेरे बेटे पर झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाकर पैसे हटने की कोशिश की। और लिखो, 2 पैसे की औकात नहीं है उस लड़की की, और उस लड़की ने सोचा कि मेरे बेटे पर इल्जाम लगाकर 2 से 4 करोड़ रुपए कमा लेगी। लिखो। देखिए सर। सखी, तुम दोनों बाहर जाओ प्लीज। मैम पर अभी।
देखिए क्या है ना सर, ये दोनों लड़कियां दरअसल प्रियंका की दोस्त हैं और साथ में जर्नलिस्ट भी, इसलिए हम इनके सामने बात नहीं करना चाह रहे थे। हम मानते हैं सर कि आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन प्रियंका ने और उस ऑटो वाले ने आपकी गाड़ी को भी आइडेंटिफाई किया है और आपके बेटे विराज को भी, लेकिन ये इस बात का सबूत बिल्कुल नहीं है कि आपका बेटा कल्प्रिट है। अब तुम सही बोल रही हो, वो ऑटो वाला भी उस लड़की के साथ मिला हुआ है। ये दोनों अपोजिशन के मोहरे हैं। मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए अपोजिशन ने ये घटिया हथकंडा इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सही कीजिए इसको। हाँ सर, हम वही कह रहे हैं कि ये लड़कियां बिल्कुल झूठ कह रही हैं, ऑटो वाला झूठ कह रहा है, ये ऑपोजिशन की ही चाल है। सच तो सिर्फ आपका बेटा बोल रहा है सर, पर क्या है ना, सच को भी साबित करना पड़ता है, तो इसलिए हम बस विराज का एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट करवाना चाहते हैं, सीमन टेस्ट, ताकि हम उस टेस्ट को अपराधी के टेस्ट रिजल्ट से जब मैच करेंगे और वो मिसमैच हो जाएगा तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर है। सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें बस विराज से पूछताछ ही तो करनी है। जितनी जल्दी ये मामला निपटेगा उतनी जल्दी आप भी फ्री होंगे और हम भी जाएंगे वापस लखनऊ। प्लीज सर। ये हसीना मैम ने हमें अपने साथ क्यों नहीं रखा? हाँ, और ये क्या है, बाहर जाके वेट करो? अरे होगा उनके माइंड में कोई प्लान, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ, एकदम फ्लॉप प्लान है ये। वो ना अपनी पार्टी चेंज कर रही है। क्या? कुछ भी क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। ऐसा ही है बहन। देख, जिस तरीके से हसीना मैम ने अपने तेवर चेंज किए ना, उसे देख के मैं साफ कह सकती हूँ कि उनका इंटरेस्ट हमारे केस में नहीं बल्कि अपने प्रमोशन और ढेर सारे पैसों में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हसीना मैम बहुत ही अच्छी, ईमानदार, और सुन, जब बात प्रमोशन और पैसों की आती है ना, अच्छे से अच्छे ईमानदार इंसान को भी बेईमान बना देती है। तो ये हसीना मैम कौन सी बड़ी चीज है? मैडम सर, क्या लगता है आपको, ये पॉलिटिशियन साहब भेजेंगे अपने बेटे को? पापा भेजे या ना भेजे, मेरा पूरा फर्ज बनता है कानून का सहयोग करना। आओ बच्चों। मेरी नजर में खादी से ज्यादा इज्जत खाकी की है, क्योंकि खाकी पहनने वाले आप जैसे पुलिस ऑफिसर जिस तरह से हर केस को सुलझाने में जो मेहनत करते हैं, शायद ही कोई करता होगा। वैसे आज आप बहुत अच्छे मौके पे आए हैं। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, आज मैं गिफ्ट्स लेता नहीं, गरीब बच्चों को गिफ्ट्स देता हूं। आओ बच्चों, सेल्फी ली जाए। स्माइल, से चीज, से हैप्पी बर्थडे विराज। हैप्पी बर्थडे विराज। आपने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैडम। बच्चों, मैं 5 मिनट में आके तुमसे मिलता हूं। गार्डन में जाके मस्त खेलो, ठीक है? लेकर जाओ। अच्छा, तो फिर मुद्दे पे आते हैं। पापा ने बताया कि किसी प्रियंका नाम की लड़की ने मुझ पर रेप का झूठा इल्जाम लगाया है और आप उसी सिलसिले में मेरा सीमन टेस्ट करवाना चाहते हैं। जी। वेरी गुड, मैं कानून का पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। मैंने 3-4 आईवीएफ सेंटर में अपने सीमन सैंपल फ्रीज करवा के रखे। अच्छा मैडम, मुझे आपसे कुछ पूछना है, पूछ सकता हूं? आप हाँ नहीं बोलेंगी फिर भी मुझे पूछना पड़ेगा, आखिर मेरी लाइफ का सवाल है। अच्छा ये बताइए, अगर किसी आईवीएफ सेंटर से किसी का सीमन सैंपल चोरी हो जाए और प्रियंका जैसी लड़कियां उस सीमन सैंपल का मिसयूज करके झूठा केस बना दे, क्या ये पॉसिबल है?
मेरे जन्मदिन पर हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बिरयानी बनती है, खाकर जाइएगा। I'm sorry हसीना मैम, मैंने आपको बहुत गलत समझा। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। दरअसल गलती हमारी भी है। हमने विराज को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया और वो बहुत शातिर निकला। एक ही मीटिंग में उसने इस केस को कमजोर बना दिया है। पर वो तो सरासर झूठ बोल रहे हैं ना। जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसा, पावर और नकली सबूत ये काफी होते हैं झूठ को सच साबित करने में। और ऐसे में असली सच हल्का लगने लगता है। तो फिर हम क्या करें? तजुर्बा कहता है हमारा कि झूठ उस कश्ती की तरह होता है जो बहुत देर तक, बहुत दूर तक नहीं जाती। सच का तूफान उसे डुबा ही देता है। विराज को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रियंका का बयान काफी नहीं होगा। हमें उसकी कोई कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी। विराज की कमजोर कड़ी वो क्या हो सकती है? ये पहली बार नहीं है जो तूने ऐसी हरकत की है। मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर को संभालूं कि तुझे संभालने के चक्कर में अपने कैरियर की वाट लगाता फिरूं? मैं बहुत घिस घिस के नीचे से ऊपर आया हूं। अब मैं वापस ऊपर से नीचे नहीं आना चाहता। समझ रहा है ना तू? पापा, इसमें मेरा क्या कसूर है? जब मैं छोटा था तब आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी जवानी के रंगीन किस्से सुनाया करते थे। तो जब आप अपनी जवानी में ऐसी हरकतें कर रहे थे तब तो मैंने आपको नहीं बोला ना कि आप गलत हरकत कर रहे हो। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। कम ऑन पापा, बी अ स्पोर्ट। आप ही सब कुछ सीखा है। आप ही ने जीना सिखाया, आप ही ने पीना। अभी कभी कभी ज्यादा पी लेता हूं तो हो जाती है गलती। आगे से कभी पीऊंगा तो ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्रॉमिस। आगे से ध्यान रखूंगा पापा। क्या तू एक ही डायलॉग बार बार बोलता है? आगे से ध्यान रखूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा। कब ध्यान रखेगा? बोला ना, आगे से। देख बेटा, अपने बारे में नहीं सोच रहा है तो कम से कम अपने पापा के पॉलिटिकल करियर के बारे में तो सोच। क्यों तू मेरे लिए रोज नई नई मुसीबतें खड़ी करता है? कोई मुसीबत नहीं होगी पापा। कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे हमारे खिलाफ वो। हमारे पास पैसा है, पावर है, उनके पास क्या है? ले देके वही दर्द और आंसू। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे वो हमारा। सो रिलैक्स पापा, चिल चिल पापा। चीयर्स पापा। आप लोग खामखाए इतने परेशान हो रहे हैं। हम इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है सारिका। घर जाते तो अकेले रहते ना, यहाँ हम सब हैं तुम्हारे साथ। प्रियंका के साथ उसके दोस्त हैं। ऐसे टाइम पे जब हम अपनों से बात करते हैं ना तो मन हल्का हो जाता है। हेलो जी मैम। ओके ओके, आइए आइए। हसीना मैम आ रही। चलो बैठ जाओ प्रियंका, बैठ जाओ। देखो प्रियंका, हम जानते हैं कि इस केस को सॉल्व करने में थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं, लेकिन भरोसा रखो, जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है
तो दूसरा खोलता ही है। मैम आप सही कह रही है, इस केस का भी सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। मैम आपने गाइड किया था ना कि विराज की कमजोर कड़ी ढूंढने के लिए, वो कड़ी मिल गई है। रियली? यस मैम, प्रियंका ने हमें बताया था ना कि उस लग्जरी कार में 2 लड़के थे, एक विराज और दूसरा जिसके अंदर अभी भी इंसानियत बची थी, जो बार बार विराज को गलत काम करने से रोक रहा था। मैंने उस लड़के के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, इसलिए मैंने दहीसर चेकनाका का सीसीटीवी फुटेज जो आपने निकलवाया था उसे रिपीट पे देखा। एंड आई नोटिस कि जो दूसरा लड़का था उसके लेफ्ट हैंड में एक प्रोमिनेंट सिल्वर वॉच थी। और इस क्लू को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले विराज को सोशल मीडिया पे एक फिक्टिशियस लड़की के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसने भी इमीडिएटली वो एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद मैंने विराज के सारे दोस्तों की प्रोफाइल पिक्चर अच्छे से देखी एंड आई फाउंड अ फ्रेंड जिसके लेफ्ट हैंड में सेम वो सिल्वर वॉच थी। उसका नाम है अमन जोशी। उसकी प्रोफाइल पिक्चर से मैंने कुछ डिटेल्स निकाले हैं। वो विराज का काफ़ी अच्छा दोस्त है और वो मुंबई में यहाँ अपनी माँ और बहन के साथ रहता है। उसकी माँ नानावटी स्कूल की ट्रस्टी है, मिसेस वृंदा जोशी। नानावटी स्कूल? पुष्पा उसी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर है, तो पक्का ये मिसेस वृंदा जोशी ना? हाँ, वृंदा जोशी को जानती होगी। दैट्स ग्रेट। तो फिर चलते हैं पुष्पा जी के पास। हाँ। पुष्पा जी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। क्या आप इस केस में मेरी मदद करेंगी? क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, माँ का दर्द भी समझ सकती हूँ और बेटी का भी। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं जरूर करूंगी। सारिका जी, ऐसी लड़ाई अकेले लड़ना इतना आसान नहीं होता, पर अगर किसी का साथ मिल जाए तो यही लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। इसलिए हमसे जो बन पड़ सके हम करेंगे आपकी ये लड़ाई आसान करने के लिए। आंटी, प्रियंका दीदी को जो दर्द मिला है वो हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर करूंगी कि क्रिमिनल जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि दर्द थोड़ा खत्म हो जाए। मैम, आप विराज को आसानी से मत छोड़िएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। हम भी उसी कोशिश में हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। बताइए ना, हम क्या कर सकते हैं? पुष्पा, वो इंस्पेक्टर हसीना मलिक मिसेस जोशी को मिलकर उन्हें सारी सच्चाई बताएं इस केस के बारे में। उससे पहले हम चाहते थे, इनफैक्ट हमारी रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मिसेस जोशी को अपने बेटे अमन को सरकारी गवाह बनाने के लिए कन्विंस कर सकते हो? वरना मिसेस जोशी वो पहली ट्रस्टी थी जिन्होंने अपनी टीम के खिलाफ जाकर मुझे वोट किया था। उस समय वो सच के लिए डटकर खड़ी थी, पर आज बात उनके अपने बेटे की है। पता नहीं मानेंगे कि नहीं। ये क्या कह रही हो पुष्पा? ये सब झूठ है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, और मैंने उसे ऐसी परवरिश नहीं दी कि वो ये सब। हम भी तो यही कह रहे हैं मिसेस जोशी, और प्रियंका ने भी पुलिस के सामने यही कहा कि आपके बेटे ने अपराध नहीं किया, लेकिन जब अपराध हुआ तो पूरा समय वो अपराधी के साथ था। जब प्रियंका को किडनैप करके ले जा रहे थे तो गाड़ी भी अमन ही चला रहा था। तो जाने अनजाने अपराधी का साथ देकर उसने थोड़ा अपराध तो कर ही दिया ना। देखिए मिसेस जोशी, इस केस को इंस्पेक्टर हसीना मलिक हैंडल करती और वो मिनिस्टर के घर तक पहुंच चुकी। उन्हें आपके घर तक पहुंचने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पुलिस आपके घर आए
उससे बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को लेकर पुलिस के पास जाएं और सारा सच बताएं। ये आपकी बेटी है ना? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? जूही। प्यारा नाम है। तुम भी बहुत प्यारी हो। मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाई, लेकिन मैं ये दुआ जरूर करूंगी कि विराज जैसे लोगों की नजर तुम पर ना पड़े, तुम उनसे बची रहो। अब क्या बताऊं आंटी, उसकी गंदी नजर से तो मैं भी नहीं बच पाई। मिसेस जोशी, विराज को तो उसका मिनिस्टर बाप बचा लेगा, लेकिन अमन को कौन बचाएगा? अमन तभी बचेगा जब वो सरकारी गवाह बनकर कानून की मदद करेगा अपराधी को पकड़ने में। मैं समझती हूँ पुष्पा, लेकिन अमन को कैसे समझाऊं? वो नहीं मानेगा। वो नहीं मानेगा तो आपको उसे मनाना होगा मिसेस जोशी। आपको अमन से सारा सच जानना होगा, और जब आपको इस बात का यकीन हो जाए ना कि हम सब सही कह रहे हैं, तो अपने बेटे को लेकर पुलिस के पास जाइएगा, पुलिस का साथ दीजिएगा, न्याय का साथ दीजिएगा, प्रियंका का साथ दीजिएगा। मिसेस जोशी, जस्टिस फॉर लाडली की लड़ाई में आपका बेटा अमन विराज जैसे क्रिमिनल का साथ देगा या मेरी बेकसूर बेटी का? ये आपको और आपके बेटे को मिलकर तय करना है। तुम्हें क्या लगता है बंधु, मिसेस जोशी का बेटा सच का साथ देगा? पता नहीं राज, पर हम मिसेस जोशी से ये कहकर आए हैं कि अगर आपके बेटे ने सच का साथ नहीं दिया तो पुलिस आपके घर तक पहुंच सकती है। ओह ग्रेट, मतलब तुमने प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल किया। कभी कभी ना सामने वाले को सही बात समझाने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। करना ही पड़ता है, और एक तरह से सच भी कहा ना हमने कि अगर अमन ने सही का साथ नहीं दिया तो वो भी बुरी तरह से फंस सकता है। अरे माँ, बात सच का साथ देने या ना देने की नहीं है, बात है विराज का साथ देने या ना देने की। वो सन की है माँ, अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया और किसी और का साथ दिया तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तो भैया, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल। भैया, मैं आपसे पहले ही कहने वाली थी और कह नहीं पाई। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भैया, वो विराज जब भी हमारे घर में आता है ना, तो वो मुझे गंदी नजरों से देखता है। विराज ने तेरे साथ बदतमीजी करी? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं, लेकिन भैया अगर विराज जैसा क्रिमिनल खुला घूमता रहा ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भैया ऐसे क्रिमिनल्स को अगर एक क्राइम करने के बाद सजा ना मिले ना, तो दूसरी बार क्राइम करने की हिम्मत उनमें बढ़ जाती है। प्लीज उसे एक और क्राइम मत करने दो। किसी दूसरी प्रियंका को उसका शिकार मत बनने दो भैया, प्लीज भैया। देखा, बुरे लोगों की संगत का नतीजा इसलिए कहते हैं कि बुरी संगति से अच्छा है कि बिना संगति के जीवन। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। माँ,
मैं इंस्पेक्टर हसीना मलिक से मिलने के लिए तैयार हूँ। अमन, हमें बहुत खुशी है कि तुम सच का साथ देने यहाँ आए, और जो सच के साथ होता है कानून उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए इत्मीनान से बताओ कि उस रात हुआ क्या था। उस रात विराज ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। अरे सॉरी सॉरी इंस्पेक्टर साहिबा, वैसे क्या बताने आई थी आप? विराज, हमने अमन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है और उसने सब कुछ सच सच बता दिया है कि उस रात क्या हुआ और कैसे हुआ। अरे वाह, तो फिर एक काम करो, उस रिकॉर्ड की कॉपीज बनवा के आपस में बांट लो, और जब भी एक दोस्त की धोखेबाजी कहानी सुनने का मन करे तो वो रिकॉर्ड ऑन करके सुन लेना। क्या यार, मेरा मन उठ चुका है दोस्ती यारी से। मैं तुझे बचाना चाहता हूं और तू अपने दोस्त को ही फंसाने के चक्कर में। सॉरी इंस्पेक्टर हसीन, मैं अपने दोस्त के लिए कानून की आंख में धूल झोंकने चला था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि कानून पहले है और दोस्ती यारी बाद में। इसलिए आज से कानून से दोस्ती शुरू और दोस्त से दोस्ती खत्म। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? बकवास तो इसने की है मैडम, जिसको रिकॉर्ड करके आपने अपने पास रखा हुआ। और बकवास को जाने दीजिए और एक खास बात सुनिए, प्रियंका केस का असली अपराधी मैं नहीं, ये अमन है। आपका गवाह गवाह नहीं, मुजरिम है। इसने उस रात की सारी बातें बताई, लेकिन जिस रात की ये बात कर रहा है उस रात मैं मुंबई में था ही नहीं। मैं सूरत में था, और आपको मेरे सूरत में होने के जितने प्रूफ चाहिए सब मिल जाएंगे। और रही बात दहीसर चकनाका में मेरी गाड़ी देखे जाने की, उस फुटेज से रिलेटेड एक और फुटेज है मेरे पास, जो कि मेरे घर के सीसीटीवी कैमरा में कैद थी। ये देखिए। जब मैं सूरत में था, मेरे पीछे मेरा ये सो कॉल्ड दोस्त मेरे पापा से मेरी गाड़ी मांग के लेके गया था। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। ये गाड़ी मैंने इसी के कहने पे पार्किंग से बाहर निकाली थी, और ये खुद पार्किंग के बाहर खड़ा हुआ था। पार्किंग के बाहर नहीं दोस्त, मुंबई के बाहर। और ये बात मैं कोर्ट में बहुत आसानी से प्रूव कर दूंगा, और ये भी प्रूव कर दूंगा कि गाड़ी तू ही चला कर लेके गया था और अपराधी भी तू ही है। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा घिनौना काम करते हुए? तू बचेगा नहीं। मैं और पापा तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। ये मैं
क्या सुन रही हसीना मैडम? आपने तो कहा था कि अमन अगर सच का साथ देगा तो कानून उसका साथ देगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। बस विराज ने मेरे बेटे पर सारा इल्जाम थोप दिया है, और अब ना तो आप कुछ कर पा रही है ना ही ये कानून। नहीं मैडम, विक्टिम को इंसाफ दिलाने के चक्कर में मेरा बेटा खुद विक्टिम बन गया है, और किसी को इंसाफ दिलाने के चक्कर में इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। नहीं मैडम, प्लीज आप कुछ करिए, वरना हमारा कानून से भरोसा उठ जाएगा। मिसेस जोशी, प्लीज बैठिए। अमन, देखिए हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी और किसी का भी कानून पर से भरोसा नहीं उठेगा। वो मिनिस्टर अपने बेटे के जरिए उस पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है जो पावर उसे दरअसल जनता ने दी है। अब वक्त आ गया है उसे याद दिलाने का कि जनता अगर पावर दे सकती है तो पावर छीन भी सकती है। लेकिन मैडम सर, हम ये दिखाएंगे कैसे? जब लाखों कंकड़ एक साथ जुड़ जाते हैं तो चट्टान बन जाते हैं। हम वो चट्टान उन्हें दिखाएंगे। मैडम सर, आपका प्लान क्या है? डिजिटल सत्याग्रह। डिजिटल सत्याग्रह? रास्ता तो गांधी जी का बताया है, लेकिन हम उसमें डालेंगे एक मॉडर्न ट्विस्ट। क्या पूरे शहर की फीमेल कांस्टेबल 3 दिन ड्यूटी पर नहीं आएंगी? लेकिन क्यों? ये क्या हो रहा है? ये पूरी फीमेल कांस्टेबल छुट्टी पर क्यों जा रही है? सर, बोरीवली में एक लड़की का रेप हो गया है, उसी के विरोध में सारी फीमेल कांस्टेबल छुट्टी पे जा रही है। सर, सिर्फ कांस्टेबल ही नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से फीमेल डॉक्टर्स, नर्सेस, इसके अलावा अलग अलग सेक्टरों से हजारों महिलाएं छुट्टी पर जा रही हैं। सिर्फ फीमेल्स ही नहीं सर, बहुत से मेल्स भी फीमेल्स की इस मुहिम में जुड़कर छुट्टी पर जा रहे हैं। अथर वागले नाम का एक मिडिल क्लास लड़का है सर, उसने और उसके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर लाडली नाम से एक कैंपेन चलाया है, जिसने पिछले 24 घंटों में 5 मिलियन व्यूज और हजारों रिएक्शंस अपलोड हुए हैं सर। बेटी की इज्जत बनी रहे तो ही सोसाइटी की इज्जत बनी रहती है, और ये इज्जत बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ जनता की नहीं है, सरकार की भी है सर। जस्टिस फॉर लाडली केस में सरकार को एक्शन लेना ही होगा, एक कड़ा एक्शन। सीएम सर, आप भी एक बेटी और एक बेटे के पिता हैं, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट एक सीएम से कम एक पिता से ज्यादा है। लाडली भी आपकी बेटी की उम्र से ही है सर। उसको जस्टिस दिलाइए, अपनी बेटी को जस्टिस दिलाइए, जस्टिस दिलाइए। सरकार को जनता के वोट के साथ जनता की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी मिलती है। अब देखना ये है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है या नहीं, लाडली को जस्टिस दिलवाती है या नहीं। वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर लाडली, जस्टिस फॉर लाडली, जस्टिस फॉर लाडली। सीएम सर, हम सब कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में इतना ज्यादा काम होता है कि हमें देर रात हो जाती है। लाडली के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हम सब लेट नाइट घर जाने में हमें डर लगने लगा है। आप लाडली के अपराधी को पकड़कर हम सबका डर भगाइए। लाडली को इंसाफ दिलाइए, लाडली को इंसाफ दिलाइए सर। जस्टिस फॉर लाडली, जस्टिस फॉर लाडली। सीएम साहब, हम सब माए हैं, लाडली के जैसे हमारे भी बच्चे हैं। लाडली के साथ जो कुछ भी हुआ उससे हमारा कलेजा छलनी हो रहा है। अब ये अपराध किसी और लाडली के साथ न हो, उसके लिए आपको लाडली के अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। लाडली बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही सरकार को करना चाहिए। हम जनता वोट देकर सरकार बनाती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को न्याय दिलाए।
लाडली भी आपकी जनता है, तो उसे न्याय दिलाइए सीएम साहब। लाडली को न्याय दिलाइए। जस्टिस फॉर लाडली, जस्टिस फॉर लाडली। सीएम सर, हम सभी टीचर्स बच्चों को यही सिखाते हैं, जो गुनाह करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। और अगर लाडली के अपराधी को सजा नहीं मिली तो हम टीचर्स बच्चों को क्या सिखाएंगे सर? जस्टिस फॉर लाडली, जस्टिस फॉर लाडली, जस्टिस फॉर लाडली। सीएम सर, लाडली की लड़ाई किसी एक लड़की, किसी एक माँ, किसी एक बेटी की लड़ाई नहीं है, बल्कि हर उस परिवार की लड़ाई है जहाँ एक लाडली है जो अपनी बेटियों को घर के बाहर भेजने से डरते हैं। जिस दरिंदे ने हमारी लाडली को अपना शिकार बनाया, उस दरिंदे को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं तो वो न जाने और कितनी लाडलियों को अपना शिकार बनाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस दरिंदे को ऐसी सजा दीजिए कि दुनिया में कोई भी किसी भी लाडली को नुकसान पहुंचाने के ख्याल से भी डर जाए, उसकी रूह कांप जाए। सीएम सर, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं ये नहीं जानती कि ये लाडला होगा या लाडली, लेकिन अगर लाडली होगी ना तो मैं उसे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहती हूँ कि बेटी, तू जिस दुनिया में आ रही है ना, वो तेरे लिए पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ तुझे किसी से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल को अगर तेरे साथ कोई नाइंसाफी होती है तो तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन ये सब मैं उसे तभी कह सकती हूँ जब लाडली को इंसाफ मिलेगा सर। नहीं तो मुझे मेरी लाडली सवाल करेगी कि अगर उस लाडली को इंसाफ नहीं मिल पाया तो मुझे कैसे मिलेगा माँ? तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी सर? बताइए। लाडली को इंसाफ मिलना जरूरी है, प्लीज उसे इंसाफ दिलाइए। सीएम सर, मेरी बेटी 22 साल की, लाडली के साथ जो हुआ उसके बाद मेरे मन में डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा कुछ मेरी बेटी के साथ हो गया तो। जब तक लाडली के अपराधियों को सजा नहीं मिल जाती, ये डर यूं ही बना रहेगा। लाडली के अपराधियों को सजा दिलवाइए और लाडली को इंसाफ दिलाइए। मेरी बेटी अभी छोटी है, लेकिन लाडली के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे मेरे बेटी के बड़े होने से ही डर लग रहा है। मेरी बेटी बड़ी होगी, फिर अपने दोस्तों के साथ देर रात तक वक्त बिताएगी। घर आने के लिए जब वो ऑटो लेगी तब रास्ते में किसी दरिंदे ने उसके साथ। सर, या तो मुझे ये बताइए कि मैं अपने बेटी का बड़े होना कैसे रोकूं, या तो फिर लाडली के अपराधी को पकड़ के मेरे दिल में ये भरोसा दिलाइए कि मेरी बेटी बड़ी होगी, लेकिन सुरक्षित बड़ी होगी। मैं आशा, लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम करते हूँ सर। बस्ती में मेरी छोटी सी खोली है जिसको मैं ठीक से ताला भी नहीं लगा पाती हूँ। मेरी 10 साल की बेटी है कोमल, उसको मैं अकेला छोड़ के आती हूँ लोगों के घर में काम करने के लिए। अबे लाडली के साथ जो हुआ है ना, वो सुन के मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे भी डर लगता है साहब, मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए ना मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं उसको अकेला छोड़ के ना काम पर नहीं आएगी। अब साहब ना, आप मेरे जो काम छूटा है ना, उसके बदले आप मेरे को पैसा दो या उस शैतान को हमारे सामने खड़ा करो और हमारे अंदर इतना सीप और कॉन्फिडेंस पैदा करो कि हमारी बेटियों के साथ जो लाडली के साथ हुआ है ना, ये ना हो। बस सीएम साहब, आजकल लड़कियों के साथ जो क्राइम हो रहे हैं, गलत व्यवहार हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, रेप हो रहे हैं, ये सब सुनकर ना कभी कभी घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। और ये कहानी सिर्फ एक कस्बे, एक स्टेट की नहीं है, ये कहानी है इस देश की हर एक औरत की। आपसे विनती है, हमें डर महसूस नहीं करना है, हमें सेफ्टी महसूस करनी है। आपसे दरख्वास्त है कि लाडली को इंसाफ दिलाइए। नमस्ते सीएम सर, मैं राजेश वागले। एक पुत्र, एक पति और एक पिता, ये तीनों जिम्मेदारियां मैं अच्छे से निभाता हूं। लेकिन सर, लाडली वाले क्राइम के बाद ना, इन तीनों जिम्मेदारियों में से पिता की जो जिम्मेदारी है सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लगने लगी है। एज अ फादर मैं इसे जिम्मेदारी नहीं कहना चाहता, मैं इसे एक सेलिब्रेशन बनाना चाहता हूं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब ऐसे क्राइम होना बंद हो जाएंगे। सीएम साहब, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है,
ये लाडली के अपराधी को आप हम पब्लिक को सौंप दो। उसके बाद ना कोई मुकदमा, ना कोई कोर्ट कचहरी, सीधा फैसला, वो भी ताबड़तोड़ ऑन द स्पॉट। नो 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 पीएम साहब, अपराध हुआ है तो मुकदमा तो होना ही चाहिए। अगर मुकदमा ही नहीं हुआ तो हम वकील जाएंगे कहां? लाडली के अपराधी के खिलाफ मुकदमा मैं फाइल करूंगा। बस आप आशीर्वाद दीजिए और फिर देखिए इस ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का कमाल। उस अपराधी को मैं नाको चने चबवा दूंगा, उसकी बात लगा दूंगा। सीएम सर, मैंने सुना है कि लाडली का अपराधी बहुत पैसे वाला है और पैसे के दम पे उसने झूठे सबूत जमा किए। अगर ऐसी बात है ना तो मैं स्टॉक ब्रोकर हर्षद अग्रवाल पूरे स्टॉक मार्केट एसोसिएशन की तरफ से आपसे ये कहता हूं कि हम 1 रुपए के सामने 100 रुपया खर्चा करने को तैयार है। आपके पार्टी फंड में भर भर के डोनेशन देने को तैयार है। लेकिन आप उस झालर को पकड़िए, उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, फिर देखिए आपका पार्टी फंड कैसे भर भर के ओवरफ्लो होता है। जस्टिस फॉर लाडली, जस्टिस फॉर लाडली, जस्टिस फॉर लाडली, जस्टिस फॉर लाडली, जस्टिस फॉर लाडली। हेलो पापा। पापा, मैं और बरखा कभी भी आपके ऑफिशियल मैटर में दखल नहीं देते, लेकिन पापा ये जो लाडली का मैटर है ये ऑफिशियल होते हुए भी ऑफिशियल नहीं है। पापा, ये हर एक उस घर का मैटर है जिस घर में बेटा या बेटी हो। बेटी वाले घर का इसलिए पापा क्योंकि बेटी वाले ये देखना चाहते हैं कि उनकी बेटियों को इन दरिंदों से कैसे बचाएं। और बेटे वालों को देखना है कि अपने बेटे को दरिंदा बनने से कैसे बचाएं। बेटा अगर दरिंदा नहीं बना तो बेटी को किसी से बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये पापा कि हमें बेटी को बचाने से ज्यादा जरूरी है बेटा को दरिंदा बनने से बचाना। और ये काम आपने और मामा ने बहुत अच्छे से किया है, भाई को एक अच्छा इंसान बना के। लेकिन पापा, सिर्फ मुझे अच्छा इंसान बनाने से नहीं होगा। ये जो लाडली का दरिंदा खुला घूम रहा है उसे पकड़ के सख्त से सख्त सजा दिलानी पड़ेगी, ताकि इसके बाद कोई भी बाप अपने बेटे को दरिंदा बनाने की हिम्मत ना करे। We want justice for Ladli. सुरेखा, इस केस का इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर हसीना मलिक सर। उसको तुरंत यहाँ बुलाओ। ओके सर, बट उनको बुलाने के बाद मैं खुद भी 3 दिन की छुट्टी पे जाना चाहती हूँ सर। मेरी पूरी फैमिली जस्टिस फॉर लाडली के सपोर्ट में खड़ी है, मैं भी उनके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ सर। तुम्हें छुट्टी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाडली को जल्द ही जस्टिस मिलेगा। तुम एक काम करो, लाडली को भी साथ में बुलाओ, मैं उससे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। ओके सर। देखो बेटी, सबसे पहले तो हम खुद आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमारे होते हुए हमारे किसी बेटी के साथ ऐसा अपराध हुआ है। देखो, तुम चिंता मत करो, हम अपराधी को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इंस्पेक्टर हसीना मलिक। जी सर। लाडली का जो भी अपराधी है उसके खिलाफ अब तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सर, हम एक्शन लेना चाहते हैं, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत भी हैं, लेकिन अफसोस पैसा और पावर, इसकी वजह से अपराधी ने हमारे असली सबूत के ऊपर अपने नकली सबूत लाकर रख दिए हैं। इनफैक्ट हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए शायद आपकी सरकार भी एक्शन नहीं लेना चाहती। ये आप क्या कह रही हैं? ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं सर, जनता भी यही मानती है, और इसके पीछे हमारे पास एक ठोस वजह भी है। क्या वजह है? अपराधी एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। वो कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। आप मुझे सिर्फ उनका नाम बताइए।
आपने मुझे बुलाया, कोई खास वजह? ये देखने के लिए नहीं रखे हैं। बोलिए इसको। सर क्या है इनमें? पहले एनवेलप में आपका सस्पेंशन लेटर है, और दूसरे एनवेलप में आपके बेटे विराज का नॉन अवेलेबल वारंट है। और तीसरे में क्या है सर? तीसरा एनवेलप खाली है। इसमें अपने अपराधी बेटे विराज का कन्फेशन डालकर इंस्पेक्टर हसीना मलिक को सबमिट कीजिए। लेकिन सर, ज्यादा लेकिन वेकिन करोगे तो तुम्हारा सस्पेंशन टर्मिनेशन में बदल जाएगा। अब तुम यहां बैठे ही रहोगे या अपने अपराधी बेटे विराज से कन्फेशन भी लोगे? ठीक है सर, मैं जाता हूं। बैठो बेटा। थैंक यू सर। उस क्राइम के बाद पहली बार प्रियंका के चेहरे पर स्माइल आई है, और ये सब आपके वजह से हुआ है सर। थैंक यू सो मच। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया बेटा, और हम आगे ये कोशिश करेंगे कि अपना फर्ज निभाने में और भी जल्दी दिखाएं। सर, एक और बात कहना चाहती थी। हाँ बोलो बेटा। हम सब जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं। जब भी ऐसी न्यूज़ सामने आती है तो कुछ पॉलिटिशियन अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने अपनी पावर का सही इस्तेमाल करके हमारे। देखो बेटा, एज ए सीएम हमने अपने लिए एक नियम बनाया है कि हम अच्छे लोगों को साथ में लेकर चलेंगे और बुरे लोगों को दूर करेंगे, अपने आप से भी और राजनीति से भी। इसके दो फायदे होंगे, एक तो हम खुद बुराई से बचे रहेंगे, और दूसरा फ्यूचर में राजनीति में धीरे धीरे सिर्फ अच्छे लोग ही बचे रहेंगे। तब तुम्हें ये जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले बुरे पॉलिटिशियंस की न्यूज़ देखने को मिलती है ना, ये न्यूज़ दिखाई देनी बंद हो जाएगी। और पॉलिटिशियंस पेरेंट्स अच्छे होंगे तो उनके बच्चे भी अच्छे होंगे। और जो विराज ने किया है वैसा क्राइम करने का तो वो सपने में भी नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आपकी बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। फ्यूचर को लेके मन में एक आशा सी जग रही है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और लाडली के साथ नहीं होगा। बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हुआ भी तो हम अपराधी को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ताकि दूसरा अपराधी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। थैंक यू सर। मिनिस्टर का बेटा रेप केस में हुआ गिरफ्तार। सीएम ने कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का दिया आश्वासन। परसों कोर्ट में होगी पेशी। थैंक यू मैडम सर। आप नहीं होती तो इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। नहीं नहीं, ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि जिस लड़ाई में लोग अक्सर डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, उसमें हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया और डटकर मुकाबला किया। ये जस्टिस हम सब की वजह से मिला है, सिर्फ हमारे अकेले की नहीं। इंक्लूडिंग पुष्पा जी, आप प्लीज उन्हें हमारा शुक्रिया अदा कर देना। और प्रियंका, तुम्हारे साथ जो हुआ वो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए।
लेकिन फिर भी तुमने बहुत बहुत हिम्मत से काम लिया है। रेप दुनिया का सबसे घटिया अपराध है। इस पर रोक लगनी चाहिए हमेशा हमेशा की। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों पर है। जिस दिन लड़कों को यह समझ आएगा, इस जिम्मेदारी का अनुभव होगा, उस दिन ये घिनौनी हरकत भी रुक जाएगी। बहुत मुश्किल था ये अब्बू, पर हमने कर लिया। मैम, आप रो रही हो? हमने बहुत से केसेस सॉल्व किए हैं प्रियंका, कुछ बहुत मुश्किल, कुछ आसान, लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो आपकी आत्मा को हिला देते हैं। ये केस वैसा ही था। सच कहे ना तो हम तुम्हारे हिम्मत की दाद देते हैं। तुमने हमें आज ये सिखाया है कि क्रिमिनल हमसे सब कुछ छीन सकता है, हमारा पैसा, हमारी इज्जत, लेकिन वो हमसे हमारी ताकत नहीं छीन सकता, वो हिम्मत नहीं छीन सकता जो रोज जीने की एक उम्मीद है। मैडम सर, मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ। जर्नलिज्म को सिर्फ पढ़ाई नहीं, मैं हथियार बनाना चाहती हूँ, ताकि इस हथियार से विराट जैसे अपराधियों के बुरे इरादों को काट सकूं, उनकी बुरी सोच, उनकी बुरी समझ को चकनाचूर कर सकूं। मैं आपसे वादा करती हूँ मैडम सर, मैं अब डर के नहीं रहूंगी, ना अपराधी से, ना अपराध से। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।